है ना, आरबीआई की वजह से वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर 3 चीजों के बारे में डिस्कस किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है और ये आर्टिकल बेसिकली। तो दोस्तों आज मैं पूरे मूड में बैठा हूं। किस बात के मूड में बैठा हूं? आज मैं आपको यहां पर पूरी की पूरी पोल खोल के रखने वाला हूं। किन चीजों की पोल खोल के रखने वाला हूं कि यूएसडीएनआर के पीछे का पूरा गेम क्या था और क्या उसके पीछे के कॉन्सेप्ट थे जिनके कारण आपको आपके प्यारे यूएसडीएनआर से काम करने के लिए रोक दिया गया। ये आपका यूएसडीएनआर का चार्ट है और वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बातें मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट यहाँ पर उसके सबूत आपके सामने देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखो भाइयों, यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट ओपन किया। चार्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, टूटा फूटा, आड़ा टेढ़ा, मुड़ा हुड़ा सा आपको यहाँ पे चार्ट दिखाई दे रहा होगा। क्या ये चार्ट कभी ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो आप? मुझे आप आंसर दीजिएगा। बड़े वाला आंसर निकल के आने वाला है नो। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पर पड़ोसी मुल्क जो है हमारा चाइना, उसकी करेंसी की मैं बात करूं तो उसकी करेंसी का चार्ट कुछ ऐसा है। क्या यहाँ पे आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने वाले हो? आंसर है नो। क्या यहाँ पर कोई भी ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है? आंसर है नो। क्या आप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अपने आप को कैपेबल समझते हो कि आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ऐसी कैंडल के अंदर काम कर सकते हो? आंसर है नो। अब बात आती है, क्या हमारा इंडिया चाइना के जैसे शिफ्ट होता जा रहा है? जैसे चाइना अपनी करेंसी में ज्यादा मूवमेंट लाना पसंद ही नहीं करता, क्या इंडिया भी यही वाली साइकोलॉजी को यूज करना चाहता है? पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अभी यहां पर एक न्यूज आई है और न्यूज में बहुत ही डिटेल में आपको समझाने वाला हूं और ये न्यूज देखने के बाद में आपको किसी और न्यूज को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप खुद ब खुद कमेंट करके जाओगे कि क्या यूएसडीएनआर आने वाले टाइम में खुलने वाला है या अब यूएसडीएनआर का अंत हो चुका है। तो आइए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर बात निकल के ये आती है, अगर मैं अपने देश में काम करता हूं तो देश में काम करने से मुझे क्या चीजें मिलती है। देखो हमारे यहां पर इंपॉर्टेंट चीज समझो। यहां पर क्या है, मान लीजिए मैं यहां पर 10 लोग यहां पे खड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। ये 10 लोग आते हैं और 10 लोग क्या करते थे, पहले पहले करते थे बार्टर सिस्टम कि भाई तुम्हारे पास टमाटर है और मेरे पास धनिया है और मुझको धनिया चाहिए, तुमको टमाटर चाहिए, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद में यहां पर आगे ग्रोथ हुई, यहां पे पैसा आया। पैसा एक ऐसा स्टेबल कॉन्सेप्ट बना दिया गया कि सबको इसकी जरूरत बनेगी और इससे आप कुछ भी चीज खरीद सकते हो, एक पर्टिकुलर वैल्यू रख दी जाती है। अब एक बात सोचिए, अगर इस पैसे की वैल्यू, रियल वैल्यू आपको बताई ही ना जाए तो कैसा आपको फील होगा? आप ये चीज नोटिस कीजिए कि गवर्नमेंट ऊपर बैठी हुई है, ठीक है, और नीचे ये 10 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 लोगों के पास में इन लोगों ने क्या किया, टोटल मिला के 10 लाख रुपए छाप दिए और इनके हाथ में थमा दिए और ये लोग आपस में ही बिजनेस कर रहे हैं। अब सोचो, ये करेंसी की वैल्यू है क्या जिसके लिए ये लोग अपने टाइम को सेल कर रहे हैं? आप इस बात को समझिए। आप कह रहे हो कि भाई मैं यहां पे काम करना चाहता हूं। एक मान लीजिए बैंक के अंदर लोग काम करते हैं, 50,000 रुपए महीने की सैलरी उनको मिलती है। वो 50,000 रुपए में अपने 30 डेज को सेल करते हैं। अब एक बात सोचिए, उनकी टाइम वैल्यू 30 डेज इक्वल है 50,000, बट अगर ये 50,000 को कोई दूसरा मैनेज करे तो आप खुद इस चीज को सोचिए, कैसा फील होगा कि आपके पैसे की वैल्यू को कोई दूसरा ही मैनेज कर रहा है और एक्चुअल में पैसे की वैल्यू ऊपर आपकी टूट चुकी है। हम जब यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं तो यूएसडीएनआर में होता क्या है, अगर यूएसडीएनआर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है मेरे भाई, आपके और मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा है ना, उसकी वैल्यू डाउन हो रही है, ठीक है। और अगर यूएसडीएनआर नीचे की तरफ जा रहा है तो उस कंडीशन में हमारे पैसे की वैल्यू अप हो रही है, मजबूत हो रही है। आरबीआई का काम क्या होता है? आरबीआई का काम था रेगुलेट करना, ठीक, नॉट रेस्ट्रिक्ट करना। रेगुलेट करना क्या, कि कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जाए कि हमारे रुपए की वैल्यू मजबूत हो। बट यहां पर देखने के लिए क्या मिलता है कि आने वाले टाइम में हमारे रुपए की वैल्यू जो अभी 84 चल रही है, आने वाले टाइम में वो 94 दिखाई देगी, उसके कुछ टाइम बाद आपको वो 104 दिखाई देगी और हो सकता है आपके बच्चों को उसकी वैल्यू 150 तक भी दिखाई दे आने वाले 30 से 40 साल के अंदर, जैसी हमारे देश की पॉलिसीज यहां पे देखने के लिए मिल रही है। कैसी पॉलिसीज? आइए पॉलिसीज के बारे में थोड़ा सा अच्छा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो लोग ऊपर वहां पर बैठे हुए हैं, जिनके पास अभी पावर है कि भाई वो मनी को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाने वाला हूं इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बाद। आई नो कि मेरी वीडियो को वो लोग नहीं देखेंगे, कहेंगे भाई चल वीडियो बना रहा है बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग पावर में बैठ चुके हैं। यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां पर ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, ये 24 तारीख को आया था। मैंने इसको यहां पे शेयर इसलिए नहीं किया था, मैंने कहा यार जो हो रहा है ना होने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे अच्छे के लिए होता है वो भी मैं आपको समझाता हूं। रीजन क्या है
क्या रीजंस हैं यूएसडीएनआर को रोकने के, मैं आपको कई दिनों से बताता आ रहा हूं और वही रीजन आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। कैसे? ध्यान से समझिए। यहां पर ये क्या कहते हैं, यहां पर ये सबसे पहले मैं बिल्कुल एक एक लाइन का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई भी इंसान जो यूएसडीएनआर में काम करना चाहता है उसके दिमाग में एक भी परसेंट कोई क्वेश्चन ना हो कि मालिक क्या होगा, क्या यूएसडीएनआर चलेगा या नहीं चलेगा। अगर इस आर्टिकल को आपने कंप्लीट समझ लिया ना, देन डेफिनेटली आपके दिमाग की घंटी बजेगी और आपको पता लगेगा वाह भाई वाह, क्या दिमाग चलाया गवर्नमेंट ने, क्या दिमाग चलाया। देखिए मैं दिखाता हूं क्या किया। आरबीआई क्यों चाहता है रुपए को कंट्रोल करना और इसका क्या होगा, इसके नेगेटिव इंपैक्ट होंगे। क्या इंपैक्ट होंगे? अगर चेंजिंग रूल जो गेम चल रहा है उसको चेंज किया गया तो क्या होगा, बिजनेस करने में जो कॉस्ट हुआ करती थी वो हाई हो जाएगी। किसी भी देश में कोई इंसान बिजनेस करने क्यों जाएगा, या किसी देश में बिजनेस हो रहा है अगर उसकी कॉस्ट हाई हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, निकलेंगे वहां से। अब यहाँ पे बात आती है, मैं एक एक लाइन को समझाता हूं। यहाँ पर क्या है कि भाई यहाँ पर इंडियन रुपी को देखा गया कि क्या किया जाए, किस तरीके से क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे यूएसडीएनआर में काम किया जाता था। आरबीआई ने अभी क्या किया, एक यहाँ पे पावर को अपना कह सकते हो कंट्रोल करने की कोशिश की रुपये को, एंड यहाँ पर कुछ चीजें निकल कर आती है। यहाँ पर यह चीज निकल कर आई कि मार्केट के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं कि मार्केट में जो फेलियर होता है ना उनको कंट्रोल करना चाहिए था। यहां पर बोला गया है कि जो पर्पस होना चाहिए रेगुलेशंस का वो है मार्केट के फेलियर्स को सही करना, मतलब मार्केट में जो लूप होल्स होते हैं वहां पर। बट यहां पर क्या है, करेंसी वॉलेटिलिटी की बात करें वो कोई मार्केट का फेलियर नहीं होता। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि किसी भी देश के अंदर एक बहुत अच्छा लाइक डिमांड एंड सप्लाई जोन चलता है और उसके अंदर वहां पर वॉलेटिलिटी अवेलेबल होती है। अब बात करें तो यहां पर जो यूज किया गया पावर को, उनसे नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि जो ये पावर यूज कर रहे हैं इससे क्या हो रहा है, इससे बिजनेस करने में जो कॉस्ट लग रहा है ना आरबीआई की वजह से वो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाती है। तो यहां पर इस आर्टिकल के अंदर तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया गया और बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया गया है और ये आर्टिकल बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल आर्टिकल काउंट होगा मेरी नजरों में। कैसे? यहां पे कहा गया है कि अगर आप स्पेकुलेटर ट्रेडर्स को रोक दोगे तो क्या होने वाला है, डिफिकल्टीज आने वाली है। किन चीज की डिफिकल्टीज आने वाली है समझो। अब उनके पास किसी पे भी एक्सपोजर तो होता ही नहीं है कि मैं क्यों इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूं। तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अगर रोक दी जाती है तो यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होनी तय है। यहां पर आप देखोगे आरबीआई ने 2008 से इंडियन एक्सचेंज पे करेंसी डेरिवेटिव अलाउ की थी। ये गाइडलाइंस था कि करेंसी एंड ऑप्शंस के अंदर आप काम कर सकते हो अगर आप इंडिया में रहते भी हो। यहां पर आपको कोई भी उस चीज की लाइक एक्सपोजर की जरूरत नहीं थी। बट बात करें धीमे धीमे क्या हुआ, यहां पर इन्होंने क्या करना चालू कर दिया। पहले यहां पे प्रोडक्ट डिजाइनिंग करनी चालू कर दी, कौन कौन से लाइक लॉट्स होंगे, पोजीशन लिमिट कितनी होंगी, ट्रेडिंग आवर्स क्या होंगे, बहुत सारी चीजें चेंज करनी चालू कर दी। अब आइडिया ये था कि भाई जो मार्केट इंडिया में काम कर रही है उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना उनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही थी। तो वहां पे क्या हुआ, डेरिवेटिव मार्केट के अंदर लाइक कह सकते हो वॉल्यूम वहां पे इंक्रीज होनी चालू हो गई। 2008 की बात करें और 2016 की बात करें तो यहां पर टोटल 11 बार सर्कुलर के अंदर अमेंडमेंट किया गया कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। पहले यहाँ पे विदाउट एक्सपोजर की बात की गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही एक्सपोजर मांगने की बातें की गई प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो गई। कारण क्या था, 80% लोगों पे तो एक्सपोजर था ही नहीं, उसमें से आप और हम भी आते हैं। अब क्या है, आरबीआई ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर बोला कि सबको ना जो भी यूजर है उनके पास में ना अंडरलाइंग एक्सपोजर होना चाहिए। तो इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत बड़ा जो ट्रेडर का हिस्सा था ना जिसको बोल सकते हैं स्पेकुलेटर, 80% ट्रेडर, मतलब आप समझिए 100 में से 80 लोग तो हम लोग थे। वो 2% लाइक सॉरी जो 20% लोग थे, उन 20% लोगों की बात करें उनमें भी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी बात की जाए तो उनको तो वॉल्यूम मिल ही नहीं रही है ना। तो यहां पर क्या हुआ, इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्पेकुलेटर ट्रेडर्स को मार्केट में, ऑनशोर मार्केट में। अब हुआ क्या, यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो गई। कारण क्या है, जो भी मार्केट होती है दुनिया में, कोई भी मार्केट हो देखो दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी मार्केट है ना उसमें यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर क्या है, फैक्ट ये है कि लिक्विड मार्केट रिक्वायर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रेडर, जिसमें स्पेकुलेटर भी आते हैं जो कि मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर लाइक यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई लिक्विडिटी की। अब हेजर्स जो थे अपनी पोजीशन लेना चाहते थे, उनको क्या है, प्राइस में प्रॉब्लम आ रही है। इस कारण क्या हो रहा है, करेंसी डेरिवेटिव मार्केट जो भी वॉल्यूम थी वो शिफ्ट हो रही है ऑन शोर से ऑफ शोर। देखो ऑन शोर एंड ऑफ शोर जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे ध्यान देना। ऑन शोर मार्केट वो होती है जैसे कि हम इंडिया में रहकर काम कर रहे थे यूएसडीएनआर के अंदर, तो यूएसडीएनआर किसके अंडर आ रहा था, आरबीआई उसको चला रहा था। तो यूएसडीएनआर के अंडर था, तो मान लो मैं बाय कर रहा हूं तो दूसरा इंसान यहीं पर उसको सेल कर रहा था, तो हमारा पैसा बाहर नहीं जा रहा था। बट अभी की बात की जाए तो यही चीजें कहां से हो रही है, सिंगापुर से हो रही है। यही चीजें किस तरीके से हो रही है, ऑफशोर मार्केट, मतलब हमारे देश से बाहर की मार्केट में ये चीजें हो रही हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब बात आती है असली प्रॉब्लम की। यहां पर जब काम कर रहे थे, यहां पर तो आप ट्रेडर की कान कभी भी पकड़ लेते थे कि बेटा ये करो वो करो ऐसा करो, इधर जाओ उधर जाओ। अब यहाँ पे ऑफशोर वालों को कैसे पकड़ोगे, पहली प्रॉब्लम ही निकल कर आ गई। अब बात है सेकंड प्रॉब्लम, ऑफशोर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात की जाए। यहाँ पे एटीपी प्लेटफॉर्म का डिस्कशन किया गया, जो मैंने बताया
था, ईटीपी प्लेटफॉर्म होते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि जीरोधा वगैरह इंडिया में काम कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही कहलाते हैं। डिपेंड करता है कि उनमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लाइक काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आती है, इन्होंने बोला वेबसाइट पे अप्रैल में 2024 में कि भाई हम लोग क्या करना चाहते हैं, आरबीआई चाहती है कि ओवरसीज जो भी ऑफशोर करेंसी फॉरवर्ड मार्केट है, जिसको हम बोलते हैं नॉन डेरिवेबल फॉरवर्ड मार्केट, अब इसकी बात करें, यहां पर ट्रेड करने के लिए बिना अंडरलाइंग, विदाउट अंडरलाइंग या अंडरटेकिंग जो भी आपको चाहिए होता है वो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है, इससे क्या हो रहा है, इससे ये चीज हो रही है, रिड्यूस हो रहा है ट्रेडिंग कॉस्ट। जैसे कि लास्ट ईयर में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा साइज इसका ग्रो कर गया है। अब आरबीआई की हवा गोल इस बात से भी हो रही है, ध्यान से देखा जाए कि भाई इंडिया से लोग निकल निकल के बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ की बात करें, रिपोर्ट जैसे दिखाती है कि भाई थर्ड अगर यहाँ पर एक में होता है काम तो यहाँ पे 3 में होता है। आप इस चीज को समझिए कि आरबीआई खुद चाहता है कि ऑफशोर मार्केट को किस तरीके से कह सकते हो वो अपने कंट्रोल में करे, बट वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, उनका कोई वहां पे कंट्रोल नहीं आता। अब इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उन्होंने ईटीपी प्लेटफॉर्म को बोला कि मालिक आप एक काम कीजिए, हमारे यहाँ पे आके रजिस्टर कीजिए। मतलब कितनी मजे की बात है, कितनी हंसी वाली बात है कि आपके यहाँ पर अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, आपने उसको छेड़ा और छेड़ने के बाद लोग गए बाहर, बाहर जाने के बाद में अब आप वहां पे कह रहे हो, उन लोगों को कह रहे हो कि आप ना एक काम करो, हमारे अंडर आके काम करो। तो क्या ये लोग आपके अंडर आके काम करना प्रेफर करेंगे? आंसर है बहुत बड़े वाला नो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट स्टेप की बात करें। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने देखा भाई ये तो प्रॉब्लम की बात आती है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेबी को बोलते हैं, सेबी आप कुछ कीजिए। तो सेबी क्या करेगी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बात करेगी एंड कहेगी कि इंडियन रेसिडेंट जो ट्रेड करते हैं उनकी बात की जाए, उनको रेगुलेट करने के लिए पावर दी जाए, आरबीआई को पावर दी जाए, ठीक है, ताकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो एंड यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ जाए और सब कुछ बिजनेस भी इजीली हो जाए और ऑनशोर एंड ऑफशोर मार्केट कनेक्ट हो जाए। चलो जी, क्या दिमाग चला रहे हैं, बहुत अच्छा। थर्ड बात करें, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिए, क्या इंस्ट्रक्शन दिए कि आप क्या कीजिए, 84 जो मार्क था स्पॉट प्राइस, वहां जाते जाते उन्होंने बोला, और बोला कैसे, ओरली बात की जाए, ओरली बोला कि भाई काम कीजिए, कॉमर्शियल बैंकिंग जो बड़े बड़े हैं, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या मजाक चल रहा है। ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी पोजीशन मत बनाइए जो अगेंस्ट हो रुपये के। मतलब पता है क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि यूएसडी एनआर को बाय मत कीजिए, बैंकों को कह रहे हैं कि आप बाय मत कीजिए, बाय करोगे तो क्या होगा, इसका मतलब यूएसडीएनआर के अगेंस्ट पोजीशन बन रही है, आप यूएसडीएनआर को सेल करने की पोजीशन बनाइए। चलो जी, अब यहां पर बात आती है, ये जो सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, 16 अगस्त आते आते क्या हुआ, यहां पर कुछ चीजें निकल कर आती है। ये कहते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट से कि भाई जो भी पेमेंट होगी उसको दिरहम में किया जाए, डॉलर को यूज ना किया जाए, डॉलर को पीछे किया जाए। क्या डॉलर पीछे होने वाला है इनके ऐसे पोजीशन से? आंसर निकल के आता है बिल्कुल भी नहीं। देन बात आती है यहाँ पर जो कॉस्ट आ रही है, जो भी बेनिफिट होते थे काम करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, वो आरबीआई की जो भी पॉलिसीज बनाई गई ना, उनके बाद में क्या हो रहा है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक। देन उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, यहाँ पर कुछ बातें की गई, बातें ये की गई कि भाई आप क्या कीजिए, बैंकों को आप कह रहे हो कि बैंक ना यूएसडीएनआर के अंदर बाय पोजीशन ना बनाए, बाय पोजीशन ना बनाए, ठीक। ध्यान से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर बाय पोजीशन नहीं बनाएंगे तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने वाला इंसान क्या चाहता है, वो बाय पोजीशन बनाना चाहता है। मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे कुछ चीज बाय करनी है, मैंने पेमेंट करनी है और 1 महीने बाद वो चीज मेरे पास आएगी, तो मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन को हैज करना है। तो हैज करने का मतलब होगा कि मैं बाय करना चाहता हूँ। अगर मुझे दूसरी तरीके से हैज करना है, मैं एक्सपोर्टर हूं, तो मैं वहां पे सेल करके चलता हूं यूएसडीएनआर को। बट हम एक्सपोर्टर ज्यादा हैं, सॉरी इंपोर्टर ज्यादा हैं, तो उस कंडीशन में बाय ज्यादा करेंगे। तो बाय वाली पोजीशन अगर बैंक नहीं बनाने देंगे, सोचने की बात है, अगर बैंक में नहीं बन सकती तो इंसान कहां जाएगा, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जाएगा। इंसान क्या करेगा, इनलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखेगा, क्योंकि उसको तो अपनी पोजीशन हेज करनी है ना मेरे भाई। तो ये तरीका यूज किया जाएगा, और ये बातें आरबीआई को पता है। आरबीआई ये भी बात जानती है कि जितने भी लोग इंडिया में यूएसडीएनआर के अंदर काम कर रहे थे, वो स्पेकुलेटर हो, ट्रेडर हो या फिर हेज करने वाले हो, उन लोगों की बात की जाए, आपने उनको यहां से रोका तो उन्होंने अपने मल्टीपल सोर्स मल्टीपल जगह पे काम करना चालू कर दिया, ठीक है। आप उनको ऑनशोर रोकिए, वो ऑफशोर जाके काम करेंगे। आप कह रहे हो कि जितने भी ऑफशोर मार्केट्स हैं, अभी आरबीआई के अंडर कौन आता है, ऑनशोर मार्केट आती है। जैसे कि जीरोधा पे काम करते थे आप, वो सारा का सारा आरबीआई के अंडर ही जाता था, ठीक है। बट ये क्या कहते हैं, आप जितने भी फॉरेक्स अकाउंट्स हैं, एक्सनेस हो गया, ठीक, ऑक्टाएफएक्स हो गया, जितने भी ईटीपी प्लेटफॉर्म्स हैं ना जो फॉरेक्स ट्रेडिंग कराते हैं, जिनके अंदर यहाँ पे डेरिवेटिव में काम किया जाता है, उनको कहा जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, अगर आप यूएसडीएनआर में काम करना चाहते हैं, हमारे अंडर आकर रजिस्टर्ड कीजिए। आप एक बात तो बताइए, जो आपके अंडर रजिस्टर्ड हैं वो तो आपसे खुश नहीं है, तो जो यहाँ पर खुल्लम खुल्ला काम कर रहे हैं आपकी निगरानी के नीचे ना आकर,
तो वो आपके अंडर काम क्यों करेंगे? तो आंसर निकल के क्या आता है, आरबीआई को अभी कुछ टाइम के अंदर ही या तो यूएसडीएनआर को वापस ऑन करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। वरना क्या होने वाला है, हमारी करेंसी इतनी ज्यादा तरीके से टूटेगी, इतने ज्यादा तरीके से टूटेगी, क्योंकि कोई अगर देश की करेंसी है ना, उस वो करेंसी क्यों है पता है, वो इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर बिलीव सिस्टम किया जा रहा है। आम जनता प्लस लोग प्लस बिजनेसमैन बिलीव करते हैं। अब अगर वो बिलीव टूटा, जैसे कि टूट चुका है अभी के लिए, तो उस कंडीशन में करेंसी बहुत ज्यादा जोर से टूटना चालू हो जाती है। आप पाकिस्तान का हाल देख सकते हो, क्या हाल हो रहा है करेंसी का, वही हाल हम लोगों का देखने के लिए मिलेगा। और ये हम लोगों की करेंसी जो है ना, हमारा देश में रखा हुआ पैसा है, उसकी वैल्यू टूटेगी। तो ये तरीका रहने वाला है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी आरबीआई के लिए। आरबीआई को करना क्या है, आरबीआई को कुछ नहीं करना। आरबीआई को कहना है कि एक काम कीजिए, जितने भी लोग पहले काम कर रहे थे वो वैसे ही काम कीजिए ऑनशोर मार्केट में, प्लस ऑफशोर मार्केट को भी कनेक्ट कर दिया जाए, ताकि उन लोगों को सहूलियत दी जाए काम करने के लिए कि मालिक आप आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तसल्ली से काम कीजिए, उनको लाइसेंस दीजिए, उनको ये बात बताइए कि आप इंडिया में रहकर काम कीजिए, लीगल वे में काम कीजिए। लोग यहाँ से इनलीगली काम कर रहे हैं, लाइक इनलीगली काम कर रहे हैं मतलब फोरेक्स में काम कर रहे हैं, बट अगर आप फोरेक्स लीगल कर दोगे यहाँ पे प्रॉपर वे में, तो उस कंडीशन में वो इनलीगल पे क्यों जाएंगे? आप सोचो, एक इंसान है जो XYZ ब्रोकर के साथ काम करता है, वो इनलीगली उसको पैसा शेयर करता है, बट अगर वहीं यही काम करने वाला ब्रोकर, लाइक दूसरा ब्रोकर XYZ2, अगर वो आरबीआई के अंडर रजिस्टर्ड हो जाता है, तो आप इस पे जाना प्रेफर करोगे या इस पे जाना प्रेफर करोगे? आपका तो व्हाइट मनी, आप ट्रांजैक्शन डायरेक्टली करोगे। तो ये वाले ब्रोकर ऑटोमेटिकली ही तबाह हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आपने जेन्युइन वाले ब्रोकर को, जिनके पास लाइसेंस भी है, जो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, जो यहाँ पे वर्क करना चाहते हैं, उनको लाइसेंस प्रोवाइड किया। तो आरबीआई को ये बात समझनी होगी। अगर ये बात नहीं समझती आरबीआई, तो आने वाला टाइम और भी ज्यादा बुरा होने वाला है हमारी करेंसी के लिए। आज करेंसी 84 चल रही है, कुछ ही महीनों के अंदर ये आपको 87 दिखाई देगी। कारण क्या है, करेंसी पे से भरोसा टूटने वाला है, बहुत बुरे वाला टूटने वाला है अगर ये चीजें चलती रही। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। इसका टोटल अगर फाइनल में बताऊं तो हाई प्रोबेबिलिटी है। हाई प्रोबेबिलिटी मींस कितनी? 99.99% प्रोबेबिलिटी अभी भी हाई है कि यूएसडीआईएनआर आने वाले कुछ मंथ के अंदर या फिर अभी अगले ही महीने, मैं कोई डेट यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि आरबीआई का कुछ भी नहीं है। आरबीआई ने रोका कहाँ है? आरबीआई कहेगी भाई रोका कहाँ है बताओ। आरबीआई कहेगी एक्सपोजर चाहिए था, चलो अब नहीं चाहिए। एक लाइन बोलना है, चलो अभी नहीं चाहिए, या फिर इस लिमिट तक के नहीं चाहिए, इस लिमिट तक नहीं चाहिए कि मान लीजिए आपने 2000 लॉट तक में एंटर करना है, उस तक के हमें कोई एक्सपोजर नहीं चाहिए, ठीक है। उससे बड़ी क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड लेते हो देन एक्सपोजर देना होगा। कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा रूल बना सकते हैं। दूसरी चीज वो क्या कर सकते हैं, लॉट साइज चेंज कर सकते हैं। अभी एक लॉट साइज जो हुआ करता है, एक लॉट को लाइक मान लीजिए यहाँ पे $1000 होते हैं, तो ये क्या करेंगे, एक लॉट इक्वल कर देंगे क्या, $10,000। जैसा कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी में कह रहे हैं ना कि हम लोग लाइक स्पेकुलेशन कम करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हो लोगों को कम लाना चाहते हैं, ये कर देंगे। अब जो इंसान एक लॉट में लाइक 1000 लॉट में काम कर रहा था, अब वो एक लॉट में 10,000 लॉट में 10,000 क्वांटिटी में काम करेगा, तो फर्क क्या पड़ेगा? पहले आपको एक लॉट खरीदना पड़ता था, अब आपको 10 लॉट खरीदने पड़ेंगे एक साथ, बस इतना फर्क पड़ गया। तो ये सारी चीजें होने वाली है। हाई चांसेस यही रहेंगे कि ये चले, और नहीं भी चलता तो मैं तो फिर भी बोलना चाहूंगा भाई, अपना फोकस करके रखो किसके ऊपर, फोरेक्स के ऊपर। अपना फोकस करके रखो किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर, सिल्वर के ऊपर। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आरबीआई के या किसी के अंडर नहीं आते, तो ये चीज आपके हाथ में होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। किसी ने वीडियो को अंत तक देखा हो तो बताइए नीचे कमेंट करके, 4+2 कितने होते हैं, मुझे जानना है कितने लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा। नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आप कोई भी इंसान फोरेक्स या गोल्ड या सिल्वर में काम करना चाहता है, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको मेरी तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपकी जो भी हेल्प होगी वो की जाएगी। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और वीडियो का आंसर जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।